तो स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी जो मेरा पहले वाला वीडियो था वो अगस्त कौन पे था, उसमें मैंने उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को बता दिया था। और आज मैं इमाइल दुर्खिम के विषय में बात करूंगी कि इमाइल दुर्खिम कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ है और इनका इंडियन सोशियोलॉजी पे क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और हम ये जानेंगे इनके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको मैंने बनाया है वो मैं आप लोग को दिखा दूंगी। वो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और जो भी चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी। सो इनके इनके जो भी सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर के, जैसे आत्महत्या का सिद्धांत है, इनका उद्विकाशीय सिद्धांत है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी, उसका तो मैं अलग वीडियो आप लोग को दूंगी, लेकिन अभी पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के निवासी थे, इनका बैकग्राउंड क्या था और ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में किया, इनके एजुकेशन क्या थे और इनका डिवीज़न ऑफ लेबर क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम का नाम सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है। और ये कोंत की बात, जैसे कोंत हैं, आगस्ट कोंत है, उनको हम लोग समाजशास्त्र के पिता के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह इमाइल दुर्खिम है, इन्हें हम अंग्रेजी पिता के नाम से जानते हैं, आधुनिक अंग्रेजी पिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इमाइल दुर्खिम का जन्म सन 1858 ईस्वी फ्रांस में एपिनल नामक स्थान पे हुआ था। पेरिस में इन्होंने कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दुर्खिम जर्मनी चले गए और वहीं पर उन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, संस्कृति, मानवशास्त्र आदि का व्यापक अध्ययन किया और अंत में बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उस समय उस विश्वविद्यालय में इन्होंने अल्फ्रेड एस्पिनास जो प्रोफेसर थे वहाँ के, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कुछ इनकी रचनाओं को मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्खिम ने एनी सोशियोलॉजिक नामक एक समाजशास्त्र संबंधी एक पत्रिका को प्रकाशित किया था और स्वयं ही वो उसके संपादक रहे। सन 1917 में इस असाधारण प्रतिभा संपन्न समाजशास्त्री की मृत्यु हुई थी। जन्म इनका 1858 में और मृत्यु इनका 1917 में हुआ था। अब हम इनके कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। तो इनके ग्रंथों में पहला है दी ला डिवीजन ऑफ ट्रैवल सोशल 1893। फिर है ली रिगलेस द मेथड ऑफ सोशियोलॉजिक्स पेरिस 1895। फिर है ली सुसाइड 1897। फिर है एजुकेशन इट सोशियोलॉजी 1922 और सोशियोलॉजी फिलॉसफी 1924 और है एजुकेशन मोरल 1925। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर इनका जो सिद्धांत था उन सबों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इनके सिद्धांतों को बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म डरबी नामक स्थान में 27 अप्रैल 1820 ईस्वी को हुआ था। इंग्लैंड के डरबी नामक स्थान में 27 अप्रैल 1820 ईस्वी को हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ये रेलवे अप्रेंटिस में नियुक्त होने के बाद 11 वर्ष तक इंजीनियर के रूप में कार्य भी किए थे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिस्ट, मतलब इनका सबसे पहला जो पत्रिका था उसका नाम इकोनॉमिस्ट था। तो इन्होंने इकोनॉमिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। फिर सामाजिक विकास जो है वो इन्हीं का देन है। स्पेंसर ने जीव शास्त्र सिद्धांत का आधार दिया। स्पेंसर ने समाज की तुलना शरीर से की थी। स्पेंसर को समाजशास्त्र का आधुनिक पिता कहा जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत स्पेंसर ने ही दिया था। और इसके बाद देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत था, ये प्राकृतिक पर्यावरण का जो इनका सिद्धांत था, ये सन 1850 ईस्वी में आया था, 1850 में आया था। समाजशास्त्र अंग्रेजी पिता के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी पिता कह सकते हैं आप लोग, आधुनिक पिता कह सकते हैं। तो और इनकी पहली पुस्तक थी सोशल स्टैटिक्स और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित है। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, दूसरा है सोशल स्टैटिक्स, तीसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स और चौथा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने समाज को जो सावयव की अवधारणा है उस आधार पर इन्होंने समाज को देखा था। फिर ये जो चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना की थी,
इस जो मतलब चार्ल्स डार्विन जो थे उनसे काफ़ी मतलब इनके लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता था, और उनकी जो पुस्तक थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी चीज़ हम देख लेंगे यहाँ पे कि चार्ल्स डार्विन की, क्योंकि अगर इसमें जितना हर्बर्ट स्पेंसर है, सॉरी इमाइल दुर्खिम जितना है, उतना ही इसमें कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने जो भी रचनाएं, जो भी समाज पे डेफिनेशन दिया है, वो कहीं ना कहीं डार्विनवाद के विषय से ही जुड़ा हुआ है, तो उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि समाज एक सावयव है, स्पेंसर ने ही माना था। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी समाजशास्त्र में डार्विन ने ही प्रस्तुत की थी। फिर समाजशास्त्र की उद्विकासीय प्रणेता स्पेंसर को माना गया। स्पेंसर ने कहा कि समाज में वही व्यक्ति अपनी उपयुक्तता स्थापित कर सकते हैं जो इसके अनुकूलन मतलब अनुकूलन रखने की क्षमता करते हो। जैसे कि जो भी चीज़ें इसमें क्या है, सिद्धांत क्या है कि सरलता से जटिलता की ओर और समरूपता से विसमरूपता की ओर। मतलब जो भी चीज़ें पहले सरल थी, जैसे पहले जो हम मानव थे, जंगलों में रहा करते थे, तो हमारा जो भी सभ्यता था, संस्कृति थी, ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या वेतन वगैरह भी अगर हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ें लॉस नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे हम लोग के पास दिमाग बढ़ता गया और हमें अपनी सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें आने लगी, तो फिर हम कच्चे मकानों में, पहले झोपड़ी में, फिर कच्चे मकानों में, फिर पक्के मकानों में, तो जैसे जैसे हम अग्रसर तो हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो समाज है ये जटिल होता जा रहा है। तो वही स्पेंसर ने कहा कि जो मतलब सरलता से जटिलता की ओर। तो उन्होंने ये कहा कि जो इस समाज में अनुकूलन बना लेगा वही इस समाज में टिकेगा, और जो अनुकूलन नहीं बना सकेगा वो इसमें टिक नहीं पाएगा। फिर स्पेंसर ने समाज को सरल एवं औद्योगिक समाज में विभक्त किया था। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल के लेखक स्पेंसर को ही माना जाता है। जर्मन ऑडियोलॉजी के लेखक मार्क्स एवं एंजल्स हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि परिवर्तन जो है वो सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चितता से निश्चितता का सिद्धांत स्पेंसर ने ही दिया था। इन्होंने कुल 4 चरण बताए थे उद्विकास सिद्धांत के। फिर उद्विकास परिवर्तन की एक दिशा है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। ये इनका भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, तो जो जो मुझे मिला है मैं लिख दी हूँ वो सारी चीज़ें। तो फिर हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है, इन्होंने समाज को एक शरीर की भांति मतलब निर्देशित किया है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर में छोटे छोटे अंग मिलकर एक बड़ी सी शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, लिप्स, ये सारी चीज़ें हुई, उससे एक फेस का निर्माण हुआ, और बॉडी के सारे अंग मिले तो एक बॉडी के जो भी पार्ट है उससे एक बॉडी तैयार होती है। तो उसी तरह ये बोले कि समाज में छोटे छोटे समाज मतलब छोटे छोटे परिवार के बाद फिर संस्था, समूह, समुदाय, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर एक समाज का निर्माण होता है। तो इन्होंने शरीर से समाज का कंपेयर किया था, उसी के आधार पर इन्होंने समाज का विश्लेषण भी किया था। फिर हम देखते हैं कि स्पेंसर ने मतलब ये कहते थे कि इनका मानना था कि सबको शिक्षा प्रदान कराना राज्य का कार्य नहीं है। अब हम अगर इनकी इनकी आलोचना के विषय में बात करें, इनकी आलोचनाएं भी हुई थी, तो अगर हम उसके विषय में बात करें तो ये जो इनका जो ये मत था कि सबको शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य नहीं है, इसी पे इनका आलोचना किया गया कि सबको शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य क्यों नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि सबको शिक्षा प्रदान कराना, तो क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद से नहीं सोचेगा कि हमें शिक्षित होना है, हमें पढ़ना है, तो अगर राज्य कितना भी सुविधा है, राज्य तो आके घर घर में सबको ये फोर्स तो करेगी नहीं कि सब जाएं पढ़े लिखें। तो इन्होंने इसी बात को यहाँ पे विश्लेषण किया था कि सबको शिक्षा प्रदान कराना राज्य का कार्य नहीं है, और इनकी इसी बात पर आलोचना कर दी गई। फिर हम देखते हैं कि उद्विकास की गति जो है, इन्होंने कहा कि उद्विकास की गति सदा धीमी होती है, क्योंकि उद्विकास ऐसा है कि वो पुराने स्टेज जो मतलब पूरे के थोड़ा सा विकास नहीं करता है, वो पूरा डेवलपमेंट करेगा, और जो पहले के स्टेज जो है उसको वो रिकवर करके मतलब रीन्यू कर देगा, कोई नया स्टेज आएगा। तो इन्होंने कहा कि ये सब कार्य होने में समय लगता है, तो इसकी जो गति है वो काफ़ी धीमी होती है, मतलब ये धीमे धीमे ही कार्य होते हैं। फिर ये इन्होंने कहा कि सावयव सिद्धांत का आधार जैविकीय माना गया। फिर इन्होंने उद्विकास की प्रक्रिया को चक्रीय माना था। इन्होंने कहा हाँ चक्रीय, जैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि उद्विकास की प्रक्रिया चक्रीय है, एक रेखीय है, और
ए और बी दोनों है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो चक्रीय है इसकी रचना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि सैनिक समाज को संघर्षशील समाज के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक विचारधारा स्पेंसर थे। मानव एक चेतन प्राणी है जिसके मूल्य और विचार है। ये क्वेश्चन आता है कि मानव एक चेतन प्राणी है जिसकी आँख और नाक है, गला और फेस है, ऐसा करके चीज़ें आती हैं। तो उसमें हम लोग को क्या लिखना है कि मानव एक चेतन प्राणी है जिसके पास मूल्य होते, जिसका मूल्य है और विचार है। तो ये आप लोग देखिएगा। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक विकास के साथ विभेदीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील हुई है। और इन्होंने कहा कि समाज और शरीर का निर्माण छोटी इकाइयों द्वारा हुआ है। मतलब शरीर को भी हम देखें कि छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी इकाई बनाई है, उसी तरह छोटे छोटे परिवार, समाज, संस्था, समुदाय, ये सारी चीज़ें मिलकर एक समाज बनाया है। फिर इन्होंने डार्विनवाद के उद्विकास से संबंधित विषयों का बात किया और इन्होंने कहा है कि उद्विकास की अवधारणा एक रेखीय परिवर्तन के साथ चलती है, एक रेखीय परिवर्तन के साथ चलती है। और उद्विकास में इन्होंने 3 स्तर का बात किया है, जिसमें पहला है भौतिक उद्विकास, और दूसरा है सामाजिक उद्विकास, और तीसरा है प्राणीशास्त्रीय उद्विकास। तो इन तीनों पर इन्होंने बात किया, इन दोनों के विषय में इन्होंने बताया है। तो ये सब जो भी भौतिक है, सामाजिक है, प्राणी है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब उद्विकास सिद्धांत के अंदर आती है। मतलब अगर हम यहाँ पे उद्विकास सिद्धांत को अभी तो ये मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में ये सारे कहीं ना कहीं उद्विकास के सिद्धांत भी छुपे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि आदिम समाज को ध्यान में रखते हुए, जो हमारा आदिम समाज था उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी मॉडर्न समाज है, अपना आधुनिक समाज है, इसकी मतलब पुरानी सभ्यताओं को आधुनिक समाज में लाए जाने का प्रयास उद्विकास के तहत ही आता है। और उद्विकास जो है वो भौतिक, सामाजिक, प्राणीशास्त्रीय, इन सब स्तरों पर होता है। तो ये उनका उद्विकास सिद्धांत के जितने ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने आप लोग को दे दिया है। और ये 30-40 क्वेश्चंस होंगे, और इसके बाद मैं इनका आत्महत्या का सिद्धांत दूंगी, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आत्महत्या में कितने प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इसके बाद मैं अभी आप लोग को इमाइल दुर्खिम का बता दूंगी कि इमाइल दुर्खिम की क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से हुई थी, तो इसके विषय में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए और पढ़िए अच्छे से, नहीं हो तो नोट्स बनाइए। और आज तो हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ इसका फर्स्ट पेपर का, मैं आप लोग को वीडियो दे नहीं पाई थी, लेकिन अगस्त कौन का मैंने जितना भी क्वेश्चन दिया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आप लोग देख सकते हो। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो भी मैंने बनाया है, इमाइल दुर्खिम का जो मैंने बनाया है, ये सारी वीडियो मैं आप लोग को दूँगी। आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए पढ़ाए हुए जो भी मेरे नोट्स हैं उन सबों से क्वेश्चंस मिले थे। अगस्त कौन का तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुका था। तो इसी तरह आप लोग इसका भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोग को अगला वीडियो इमाइल दुर्खिम पे दूँगी। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।